मैं और मेरे साथ एक और महिला थी और 3 और लड़के थे। 5 लोग हम लोग पानी की टंकी में थे। 70 घंटे 48 घंटे तक किसी ने हमारा फ़ोन तक नहीं उठाया। उसके बाद मैंने पेट्रोल डाला, मैं जली हुई थी। 22 घंटे तक कोई हमसे बात करने नहीं आया। वो जब लास्ट में उनको बताया कि भैया जो कंडीशन है, मैंने वो बाकायदा एक अधिकारी को फोटोग्राफ्स भेजे और मैंने उनको बोला कि ये हम लाइव कर देंगे, तब जाके तो उनकी हरकतें शुरू हुई। तो देखिए, मैं बहुत सारी बातें बहुत सारे रीजन से नहीं बोल सकती, लेकिन मैं इतना बोल देती हूँ कि घमंड में, अहंकार में सरकारें नहीं चलती है। धर्मपुर की दावेदारी कितनी प्रबल रहेगी? मैं चुनाव लड़ूंगी। मैं बोल रही हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगी। 17 में टिकट नहीं हुआ, 22 में टिकट नहीं हुआ। इस बार मुझे लगा कंफर्टेबल सीट है। दिनेश अग्रवाल जी भाजपा में गए। ये आपका जो काम है वो पहाड़ में ज्यादा है, तो धर्मपुर में आना थोड़ा। मैं एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा स्विच कर रही हूँ। कंफर्टेबल लगी सीट तो मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड महिला कांग्रेस की। मैं एक विधानसभा से नहीं आ रही हूँ, मैं एक प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एक महिला विंग की हेड हूँ। विपक्ष तो ये भी बोलते हैं, जो आपने अंकिता भंडारी मामले पे अपना सर मुंडा लिया था, पानी की टंकी में चढ़ गई थी और वहाँ पे पेट्रोल वो करने की ये की थी, तो लोग विपक्ष ये बोलता है कि आप जो है सुर्खियों में आना चाहती, ये करना चाहती। क्यों नहीं बोल रहे हो मुख्यमंत्री जी की? इनको सुनो। हमने तो मुख्यमंत्री जी से बात करी, हमने धन सिंह रावत जी से बात करी, हमने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल जी से बात करी और उसके बाद हम लोग ये पार्टी की टंकी में चढ़ने का स्टेप लिया। और वो स्टेप मेरा ही नहीं था। उन्होंने बोला, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करा कि दीदी आप आओ हमारे साथ, हम लोग को बल मिलेगा, तब मैं गई। आज भाजपा के जमाने में अगर 100 लोगों को अपॉइंटमेंट दे रहे तो मुख्यमंत्री चिट्ठी बांट रहा है, देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चिट्ठियां बांट रहा है। एहसान कर रहे हैं क्या? और नकल विरोधी कानून होने के बाद आपका हर पेपर लीक हो जा रहा है। जिलाधिकारी को जो मुख्यमंत्री की रैली में रस्सी पकड़ा हुआ था, देखा? इससे पहले मैंने देखा है। याकूब जी का भी लिया था, जो बोल रहे थे कि मैं तो सच्चा पहाड़ी हूँ और धर्मपुर से अगर कोई दावेदार होना चाहिए तो उन्हें होना चाहिए। अगर कोई लड़ रहा है तो पहला जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कोई और, वो तो बाहर से है। नहीं, याकूब भाई भी मुझे लगता है कि इससे पहले टिहरी में रहते थे। लेकिन दूसरी बात की दावेदारी याकूब भाई की, पता नहीं कांग्रेस के लोगों को ये बात सही तरीके से समझनी भी पड़ेगी कि हमारी लड़ाई भाजपा से है। कांग्रेस में जिसको टिकट मिलेगा चुनाव वो लड़ेगा। इस तरीके की बातें अगर कोई कर रहा है कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, या मेरा अधिकार ज़्यादा है, मेरा अधिकार कम है, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ये लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन जो काम हमने करे वो तो कभी नहीं कर सकते। जिनका नाम पेपर लीक में सबसे पहला है, वो आज बातचीत बरी हो गए कोर्ट से। क्यों हो गए? सरकार ने क्या पैरवी नहीं करी थी उन लोगों की? अग्निवीर लागू किया गया। आज मैं बच्चों से बोल रही थी कि आप लोग उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाए, तो वो कह रहे थे कि जब हम लोग सड़कों पर आए तो हमारे ऊपर केस हो गए। हमारे घर वालों की क्षमता ही नहीं कि उन केसों को लड़ सके, तो उन्होंने हमें बोला कि भाई मत जाओ, धरने प्रदर्शन मत करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे द न्यूज वाला नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज्योति रौतेला जी, जो धर्मपुर से अपनी ताल ठोक रही हैं। इससे पहले लैंसडाउन से चुनाव लड़ चुकी हैं और अभी फिलहाल महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में अपनी पॉलिटिकल जर्नी को आगे बढ़ा रही हैं। तो मैडम, पहले तो आपको शुक्रिया। तो अभी जैसे आप धर्मपुर से लड़ रहे हो, ऐसा लगता नहीं है कि आप गलत जगह से लड़ रहे हो? नहीं, क्यों गलत जगह से लड़ रही हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि गलत जगह से लड़ रही हूँ। गलत जगह क्या होती है? मेरे प्रदेश है और मेरे प्रदेश की विधानसभा है, तो यहाँ गलत जगह कैसे, ये मुझे समझ नहीं आया कि आपने ये सवाल ही क्यों पूछा कि गलत जगह से लड़ रही हूँ। क्योंकि अगर हम देखें कि आपकी जो तैयारी पहले से चल रही है, आपका जो काम है वो पहाड़ में ज़्यादा है, तो धर्मपुर में आना थोड़ा। देखिए, मैंने 2012 लैंसडाउन लड़ा, ठीक है। 2012 और 2027 में ना बहुत लंबा एक गैप होता है। तो अगर मैं पिछले 4 साल 5 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो कभी ना कभी किसी न किसी सीट से आप शुरू करते हो। मैंने पहले वहाँ से लड़ा, उसका 17 में टिकट नहीं हुआ, 22 में टिकट नहीं हुआ। इस बार मुझे लगा कंफर्टेबल सीट है। दिनेश अग्रवाल जी भाजपा में गए और मुझे लगा कि यहाँ पे, क्योंकि गढ़वाली जो बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पे, वहाँ का वोट है, बाकी कम्युनिटीज़ का वोट है, और मुझे कंफर्टेबल लगी सीट, तो मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। और मैं इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड महिला कांग्रेस की। मैं एक विधानसभा से नहीं आ रही हूँ, मैं एक प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एक महिला विंग की हेड हूँ। तो मुझे कंफर्टेबल सीट लगी, मैं यहाँ से तैयारी कर रही हूँ। तो मतलब एक गलत और सही तब होता है कि हाँ, मैं एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा स्विच कर रही हूँ। मैं एक प्रदेश को आज रिप्रेजेंट कर रही हूँ और प्रदेश महिला कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पूरे प्रदेश में महिलाओं की आवाज़ बन के रोज़ लोगों के बीच की लड़ाई लड़ती हूँ और आज मैं इस सीट से तैयारी कर रही हूँ, तो इसमें कोई गलत तो है नहीं। तो गलत सही का सवाल इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे धर्मपुर से बहुत सारे लोग हैं जो वो तैयारी कर रहे हैं, और इससे पहले हमने मुस्लिम याकूब जी का भी लिया था, जो बोल रहे थे कि मैं तो सच्चा पहाड़ी हूँ और धर्मपुर से अगर कोई दावेदार होना चाहिए तो वो उन्हें होना चाहिए।
अगर कोई लड़ रहा है तो पहला जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कोई और, वो तो बाहर से आए हैं। नहीं, याकूब भाई भी मुझे लगता है कि इससे पहले टिहरी में रहते थे। मुझे जहाँ तक अपना नॉलेज है कि वो भी टिहरी से है। लेकिन दूसरी बात की दावेदारी याकूब भाई की भी गलत नहीं है। मैंने तो नहीं बोला कि याकूब भाई फलानी जगह से आए हैं, उनको दावेदारी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, पता नहीं कांग्रेस के लोगों को ये बात सही तरीके से समझनी भी पड़ेगी कि हमारी लड़ाई भाजपा से है। कांग्रेस में जिसको टिकट मिलेगा चुनाव वो लड़ेगा। हम तैयारी कर रहे हैं ना, आज टिकट तो किसी का फाइनल नहीं हो रखा है। लेकिन मुझे लगा कि मुझे भी तैयारी करनी चाहिए, याकूब भाई को लगा उनको भी करनी चाहिए, बाकी दावेदारों को लग रहा है उनको भी करनी चाहिए। तो तैयारी कर रहे हैं ना सब लोग। तो एटलीस्ट हम लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के नाम पे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो मजबूत तुम कांग्रेस को ही कर रहे हैं। तो अगर आप ये इस तरीके की बातें अगर कोई कर रहा है कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, या मेरा अधिकार ज़्यादा है, मेरा अधिकार कम है, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। मुझे लगता है जहाँ संगठन पार्टी आपको जो डिसीजन देगी, सबको फाइनली उसके साथ होना पड़ेगा। अगर मेरी पार्टी को लगेगा कि मैं नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अगर मेरी पार्टी मुझे इस लायक नहीं समझेगी तो ठीक है, नहीं लड़ेगा ना आदमी चुनाव। लेकिन ये कि आप कहाँ से आए हो, तो मुझे लगता है कि देहरादून जब बसा होगा, या जो कैपिटल है देहरादून, तो यहाँ पर तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से आया। कोई टिहरी से आया, कोई पौड़ी से आया, कोई चमोली से आया, कोई रुद्रप्रयाग से आया, अलग अलग जगहों के लोग रह रहे हैं। तो ये इन क्या नाम है, पहले आप धर्म पे बांट रहे हैं, फिर जगहों पे बांट रहे हैं। तो इस तरीके से तो बहुत सारी बातें हैं। और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे कि जो जिस जगह में, या भाजपा के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जहाँ वो पैदाइश उनकी हुई होगी, वहाँ से चुनाव लड़ के किसी और जगह से चुनाव लड़ रहे होंगे, जहाँ उन्होंने पढ़ा होगा, जहाँ उन्होंने आगे समाज के लिए काम कर रहा होगा। तो ये जो भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, इस तरीके की बातें कर रहा है कि मेरा अधिकार पहले है, मेरे अधिकार बाद में, अधिकार की बात तब है, पहले जिम्मेदारी से पार्टी या संगठन की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। और हम सब लोग पार्टी संगठन का काम करते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 4.5 साल से मैं लगातार, यार पिछले 12-15 साल से मैं सिर्फ संगठन का काम कर रही हूँ। पार्टी का झंडा डंडा उठा के रोज की लड़ाई में लड़ रही हूँ। तो आप मुझे ये तो नहीं समझा पाओगे कि मैं कहाँ से लड़ूँ, क्या लड़ूँ। मेरी जो बौद्धिक क्षमता है वो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ से तैयारी करनी है, और उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसमें मैं अपने से सवाल करूंगा कि वैभव वालिया जी क्या सही जगह से, क्योंकि पिछली बार वो कैंट से चुनाव लड़े थे, कैंट से तैयारी है उनकी, अब धर्मपुर में आ जाना ऐसे। तो मैं यही तो बोल रही हूँ कि वैभव क्या कर रहा है, याकूब भाई क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो उनका डिसीजन है। उन्होंने जो, लेकिन है तो वो कांग्रेस का हिस्सा ही। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ कांग्रेस का हिस्सा है। तो कांग्रेस के हिस्से में मैंने आपको बोला कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी जिसको लगेगा कि चुनाव टिकट देना चाहिए, वो चुनाव लड़ेगा। उसमें तैयारी सब लोग करेंगे तो सब कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। अगर वैभव कहीं जा रहा है वो कुछ काम कर रहे हैं, याकूब भाई कहीं जा रहे हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पे संदीप चमोली भाई भी तैयारी कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अगर वो कांग्रेस के नाम पे लोगों के बीच में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। तो ये लड़ाई की कौन कहाँ से आगे कहाँ तैयारी कर रहा है, उससे ज़्यादा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने क्या काम करे, उनके फेलियर्स क्या हैं, और भाजपा की जो कुरीतियाँ हैं जिसकी वजह से आज पूरा देश में सब लोग परेशान हैं, उनके खिलाफ हमको चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे आप ये उथल पुथल देखती हैं, कभी टिकट के लिए, कभी किसी की टांग खींचना, और उसके बाद भी भाजपा एज अ प्रोमिनेंट विनिंग टीम नज़र आ रही है यहाँ पे। इससे पहले जो दिनेश अग्रवाल जी थे वो भी धर्मपुर से पुरजोर तरीके से लड़े थे, लेकिन फिर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो ये मान लिया जाए कि विनोद चमोली जी का अभी यहाँ पे कोई तोड़ नहीं है, कोई किला भेद नहीं सकता उनका। नहीं, ये तो बिल्कुल ही घमंड हो जाएगा अगर विनोद चमोली या उनकी टीम ऐसा बोलेगी कि उनका कोई तोड़ नहीं है। उनका तोड़ पब्लिक है, उनका तोड़ उनके काम है जो उन्होंने नहीं करे। आप जिस रोड से आए होंगे आपने उसमें भी बहुत खड्डे देखे होंगे, पीछे सिविल लाइन है, कूड़ा है, लोगों को नशा है। विनोद चमोली जी लोगों से क्या इंटरेक्ट करे, उन्होंने पिछले 10 साल 9.5 साल हो गया विधायक बने हुए, उससे पहले वो मेयर रहे हैं, उन्होंने क्या काम करे उस पर जनता उनको वोट देगी। आज धर्मपुर की जनता विनोद चमोली जी के खिलाफ है। क्या लगता है उन्होंने काम किए हैं? नहीं, काम नहीं करे तभी तो लोग उनके खिलाफ है। उनके साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि उन्होंने जो वादे लोगों से करे हैं उन वादों पे उन्होंने काम ही नहीं करा। और जब लोग उनके पास कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने काम नहीं करा, तो उनको सुनने को भी तैयार नहीं है, ना उनका कार्यकर्ता सुनने को तैयार है। तो अगर आप मुझसे मत पूछिए, मैं विपक्ष की हूँ, मैं यहाँ से चुनाव की तैयारी कर रही हूँ, मैं विनोद चमोली जी के खिलाफ बहुत चीज़ें बोल सकती हूँ। लेकिन अगर आप जनता के पास जाएंगे, जनता जब आपको ये बातें बोलेंगे कि भाई हम परेशान हैं, आज हमारा विधायक हमें नहीं सुन रहा है, उसकी वजह से लोग उनको वोट नहीं देना चाहते हैं। और लोग चाहते हैं यहाँ पे बदलाव। और सिर्फ यहाँ पे विनोद चमोली जी की बात नहीं है, लोग पूरे प्रदेश में चाहते हैं कि बदलाव हो। आज शिक्षा पे कोई बात नहीं हो रही है, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं हो रही है, महिला सुरक्षा पे कोई बात नहीं हो रही है,
भाजपा लगातार इस प्रदेश में, इस देश में आपस में लड़वाने के लिए बात करती है, धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जहां बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की, जहां बात करनी चाहिए लोगों के रोजगार की, महिलाओं की सुरक्षा की, उस पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। आज लोग परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देख लो स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालत है, सड़कों का क्या हाल है। सड़कों का हाल तो मैं आप यहाँ देहरादून में देख लीजिए, एक बार एक राउंड मेरे साथ ही चलिए, मैं अपनी विधानसभा घुमाती हूँ आपको कि कितनी गंदगी में लोग रह रहे हैं, सिविल लाइन की क्या कंडीशनें हैं। तो बात डेवलपमेंट पे होनी चाहिए। कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं, बात है लोगों के लिए। आप जब राजनीति करते हो तो आप किसी एक व्यक्ति के थोड़ा हो, आप सब लोगों के लिए काम करोगे ना। आप जब विधायक चुने गए हो तो आप थोड़ा ना सोचोगे कि इसने मुझे वोट दिया, इसने नहीं दिया। तो देश का प्रधानमंत्री, वो देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, भाजपा का प्रधानमंत्री तो नहीं बोल रहे, मुख्यमंत्री भी प्रदेश के होते हैं, लेकिन जो काम हो रहा है वो काम हो ही नहीं रहा। तो जो भी ये खींचातानी है और काम नहीं हो रहा, और पहले से आप पुरजोर आवाज उठाते आ रही है जनता की, तो आपको कैसा लगता है एक महिला के तौर पे राजनीति कैसी है उत्तराखंड में? देखिए, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, एक महिला के लिए राजनीति 100% बहुत टफ जॉब है एक पुरुष के मुकाबले। क्योंकि पहली बात आप महिला हो, दूसरी बात आप नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हो, तो आप लोगों के लिए जो रास्ते हैं वो बहुत टफ हैं। आपको अगर अपने आइडेंटिफिकेशन पे लड़ाई लड़नी है, आपको लोगों के मुद्दे पे लड़ाई लड़नी है, तो उतना आसान वो नहीं है जितना आसान वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के किसी भी व्यक्ति के लिए है। तो राजनीति आसान ना पुरुषों के लिए ना महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए 100% ज़्यादा टफ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और मतलब पॉलिटिकल क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत संघर्ष है लोगों को। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल जो व्यक्ति होता है उसकी लाइफ बहुत आसान लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे टफेस्ट जॉब है वो जो हम कर रहे हैं वो है राजनीति है। क्योंकि इसमें लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हैं। लोग आपको हमेशा अवेलेबल चाहते हैं उनके लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनको सुनने के लिए, लेकिन आपके लिए कौन खड़ा है वो आपको सोचना पड़ता है। और जैसे आप आवाज़ उठाती हैं उसमें लोग कई सवाल भी उठा देते हैं। विपक्ष तो ये भी बोलते हैं, जो आपने अंकिता भंडारी मामले पे अपना सर मुंडा लिया था, अभी जो पानी की टंकी में चढ़ गई थी और वहाँ पे पेट्रोल वो करने की ये की थी, तो लोग विपक्ष ये बोलता है कि आप जो है सुर्खियों में आना चाहती, ये करना चाहती। अच्छा, विपक्ष करे ना, विपक्ष जनता के मुद्दे उठाए, अपनी सरकार के खिलाफ बोले और आए सुर्खियों में। किसने मना करा है? आज दिलीप रावत जी ने सरकार के पे सवाल उठाए, वो सुर्खियों में आने के लिए उठाए या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए उठाए? सवाल तो भाजपा वाले से, विनोद चमोली जी कई बार मुख्यमंत्री धामी जी के जो कार्यशैली उस पर सवाल उठाते, तो क्या वो सुर्खियों में आने के लिए उठाते? उनको सुर्खियों की जरूरत ही नहीं है, वो विधायक है, पर उठाते हैं वो सवाल क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। तो अंकिता भंडारी के लिए जो लड़ाई मैंने लड़ी, वो भाजपा के आके महिलाएं लड़े ना। हम लोगों ने पहले दिन से उसकी लड़ाई लड़ी। जब वो लोग हाई कोर्ट में जमानत के लिए चले गए, हमने सर मुंडवाए। उसके बाद हमने गैरसैंण से लेके अंकिता के घर से लेके श्रीनगर से लेके देहरादून तक मूवमेंट खड़ा करा। वो करे भाजपा के लोग। हम चाहते हैं हमारे प्रदेश की एक बेटी के साथ शोषण हुआ, उसकी हत्या हो गई, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। पिछले 6 महीने पहले उन्होंने सीबीआई जांच पूछी ना भाजपा के लोगों को कि अंकिता भंडारी की डेथ के बाद पहले दिन से सीबीआई की जांच की मांग हम लोग कर रहे थे, तो वो जांच 3.5 साल बाद क्यों सस्तुति मिली? क्योंकि तब उनके महामंत्री का दुष्यंत गौतम का नाम आ गया। उससे पहले उन्होंने लोगों की बात क्यों नहीं मानी? उनको लगा कि अब पूरे देश प्रदेश में आंदोलन होने लग गया, तो उन्होंने संस्तुति मानी। अब उसमें टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या थे, आज तक उसमें आगे कहाँ तक कार्रवाई हुई, कहाँ तक कार्रवाई बढ़ी, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही। तो देखिए, जो आदमी आवाज़ उठाएगा उसके लिए लोग ये बातें करेंगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 158 दिन नर्सिंग के बच्चे वहाँ तक आज भी बैठे हुए हैं। आज वापस वो बैठ गए क्योंकि उनकी मांगों को नहीं माना गया। 158 दिन में भाजपा के किसी व्यक्ति को पूछे कि वो नर्सिंग के जो बच्चे हैं जो अपनी मांग कर रहे थे अपने लिए जस्टिस की, क्या वो किसी और प्रदेश से आए हुए थे? इसी प्रदेश के लोग हैं और इसी प्रदेश के बच्चे हैं। क्यों नहीं गए भाजपा के लोग उनके पास? क्यों नहीं बोल रहे हो मुख्यमंत्री जी की इनको सुनो? हमने तो मुख्यमंत्री जी से बात करी, हमने धन सिंह रावत जी से बात करी, हमने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल जी से बात करी, और उसके बाद हम लोग ये पार्टी की टंकी में चढ़ने का स्टेप लिया। और वो स्टेप मेरा ही नहीं था। उन्होंने बोला, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करा कि दीदी आप आओ हमारे साथ, हम लोग को बल मिलेगा, तब मैं गई। नहीं तो मेरी उस वक्त तो मेरी मेडिकल रिपोर्ट ले लीजिए, मेरी हेल्थ कंडीशन नहीं थी कि मैं कहीं ऐसे चढ़ जाऊँ। फिर भी मैंने उन बच्चों को रात को 11 बजे बोला कि ठीक है। अब मैंने अपने हस्बैंड से एक बात बोली कि वो बच्चे मुझसे उम्मीद कर रहे हैं और मैं किसी की उम्मीद नहीं तोड़ सकते। बस इस बार क्या लगता है कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की उम्मीदों पे, मतलब क्या कांग्रेस उत्तराखंड की जनता की उम्मीदों पे, पहले तो ये बोलेंगे? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा ही उत्तराखंड के और देश की जनता के मुद्दों पे काम कर रही है। ये लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन जो काम हमने करे वो तो कभी नहीं कर सकते।
हम लोगों ने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट में हुआ। सस्ते केले की दुकानें जो जिसमें 25 किलो आटा, 35 किलो चावल, गेहूँ, सब तेल, मिट्टी का तेल, चीनी मिलती थी, उन्हीं दुकानों में इन्होंने 5 किलो चावल देना शुरू करा, एक बड़ा सा थैला बनाया, मोदी जी का पोस्टर लगाया। क्या कांग्रेस ने करा था ये सब कुछ? आज कांग्रेस के ज़माने में जिन लोगों को नौकरियां मिलती थी, डाक से चिट्ठियां जाती थी, आज भाजपा के ज़माने में अगर 100 लोगों को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री चिट्ठी बांट रहा है, देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चिट्ठियां बांट रहा है। एहसान कर रहे हैं क्या? उन बच्चों को पूछे ना, जाइए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके मिलिए लोगों को, उनको पूछिए वो कितनी मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करके वो एग्जाम पास कर रहे हैं तो सरकार उनको एहसान दिखा रही है कि हम चिट्ठियां बांट रहे हैं। तो देखो, कांग्रेस की सरकारों ने जो काम करा है, चाहे वो एजुकेशन पे करा है, चाहे वो सड़क बनाइए, चाहे वो शिक्षण संस्थान बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, वो सब तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ ना। इनको पूछे इन्होंने क्या बनाया? जो 5 साल का जश्न मनाया जा रहा है और धामी जी जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं, क्या लगता है सिर्फ भाजपा का विकास हुआ या फिर लोगों को भी मिली है? क्योंकि उनने जो प्रोग्राम किया था उसमें एक बुकलेट छापी गई थी जिसमें बहुत सारे काम, जैसे कि रोड बनाना, 34,000 लोग युवाओं को नौकरियां देना, नकल विरोधी कानून, सख्त भू कानून, बहुत सारी चीज़ें तो की हुई हैं और यूसीसी की लोग तारीफ भी करते हैं। तो ये क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा है ये काम? चलिए मुझे बता दे, यूसीसी की तारीफ कौन कर रहा है? मुझे बता दीजिए, वो व्यक्ति, उसने यूसीसी पढ़ा है? क्या है उसमें? देखिए, 5 साल का जश्न मनाना ठीक है, वो उन्होंने 5 साल सर्व, लॉन्गेस्ट सीएम अगर वो सर्व करें और उसमें वो जश्न मनाना चाहता है, वो उनका अधिकार है, ठीक है। वो ये बताइए उन्होंने उस 5 साल में इस प्रदेश के लोगों के लिए क्या काम करा? जो आप बोलोगे वो 34,000 लोगों की बात करें, एक श्वेत पत्र निकाल देना, निकाले, एक डॉक्यूमेंट निकाले उसका कि ये 34,000 ये बच्चे हैं जिनको उन्होंने सरकारी नौकरियां दी। निकाल सकते हैं? है हिम्मत उनके पास? झूठ बोल रहे हैं। नकल विरोधी कानून बनाए, हकम सिंह जैसे व्यक्ति को उन्होंने, जिनका नाम पेपर लीक में सबसे पहला है, वो आज बातचीत बरी हो गए कोर्ट से। क्यों हो गए? किस तरीके से हो गए? सरकार ने क्या पैरवी नहीं करी थी उन लोगों की? और नकल विरोधी कानून होने के बाद आपका हर पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार की उस पर, सरकार के स्टैंड क्या है? मुख्यमंत्री यंगेस्ट मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, और मुझे लगता है कि जिस विजन से उनको काम करना चाहिए था, जो उनका रोल होना चाहिए था, उस विजन से उन्होंने काम ही नहीं करा। पूछिए आप खटीमा के लोगों को, पूछिए कि जो लोग उनके खिलाफ हो गए उनके ऊपर तो मुकदमे लिखने का काम कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ नहीं खड़े, जो उनके साथ नहीं खड़े हुए, या अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ 2 शब्द बोल रहे हैं उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो ये तो देखिए, छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आदमी जब राजनीतिक व्यक्ति होता है तो उसको बड़े दिल से और बड़े मन से राजनीति करनी चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि जो अपोजिशन है वो पुरजोर तरीके से आवाज नहीं उठा पाता है लोगों की, अपोजिशन अपोजिंग नहीं कर रहा है। नहीं, अपोजिशन हमेशा अपोजिंग करता है। ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ाई नहीं लड़े, हर किस मुद्दे पे नहीं लड़े, ये बता दीजिए। बात ये है कि उसको, जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, वो कितनी जोर से दिखा रहा है, वो कितने मीडिया को दबा दिया जा रहा है, अपोजिशन की आवाज को दबा दिया जा रहा है। अपोजिशन की आवाज को तो दबाया जा रहा है, सच्चाई इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मतलब मैं अभी आज भी कुछ बच्चों से मिली। आप एक चीज़ समझिए, अग्निवीर मतलब फौज हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी, बच्चे देश सेवा भी करते थे और आर्थिक रूप से सशक्त होते थे। अग्निवीर लागू किया गया। आज मैं बच्चों से बोल रही थी कि आप लोग उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाए? तो वो कह रहे थे कि जब हम लोग सड़कों पे आए तो हमारे ऊपर केस हो गए, हमारे घर वालों की क्षमता ही नहीं कि उन केसों को लड़ सके, तो उन्होंने हमें बोला कि भाई मत जाओ, धरने प्रदर्शन मत करो। क्या इससे पहले इस देश में धरने प्रदर्शन करने वाले पेपर लीक हुआ? यहाँ परेड ग्राउंड की बात है ना, जो परेड ग्राउंड की बात है या क्लॉक टावर की बात है, जहाँ पे बच्चे इकट्ठे हुए थे, जहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था। पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाने पे इस देश में, इस प्रदेश में पहली बार लाठीचार्ज हुआ बच्चों के ऊपर, जिन बच्चों ने आवाज़ उठाई। इससे पहले हुआ था क्या ये? कि आप तो लोगों की आवाज़ दबा रहे हो, आप लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हो, आप उनको सुनना ही नहीं चाहते हो। आपको तो ऐसा लगता है कि जो हम बोले, जो हम करें, वो सब सही है, और अपोजिशन जो भी आवाज़ उठाए उसको तरफ आपको ध्यान नहीं। आपने सुना था इससे पहले एक महिला थी, मैं और मेरे साथ एक और महिला थी और 3 और लड़के थे, 5 लोग हम लोग पानी की टंकी में थे। 48 घंटे तक किसी ने हमारा फ़ोन तक नहीं उठाया। इससे पहले हुआ है क्या इस प्रदेश में? ये इस देश में नहीं हुआ है। उत्तराखंड की सरकार को इतना घमंड था कि उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने पेट्रोल डाला, मैं जली हुई थी, 22 घंटे तक कोई हमसे बात करने नहीं आया। वो जब लास्ट में उनको बताया कि भैया जो कंडीशन है, मैंने वो बकायदा अधिकारी को फोटोग्राफ्स भेजे और मैंने उनको बोला कि ये हम लाइव कर देंगे, तब जाके तो उनकी हरकतें शुरू हुई। तो देखिए, मैं बहुत सारी बातें बहुत सारे रीजन से नहीं बोल सकती, लेकिन मैं इतना बोल देती हूँ कि घमंड में, अहंकार में सरकारें नहीं चलती हैं।
चाहे कांग्रेस हो या भाजपा है, कभी कांग्रेस आई होगी, उन्होंने रूल किया होगा, कभी भाजपा आज रूल कर रही है, लेकिन सत्ता का घमंड जितना भाजपा को, उसको किसने तो फिर भाजपा इतना समर्थन, इतनी बड़ी बड़ी भीड़ अपने प्रोग्राम में कैसे जुटा लेती? कहाँ है भीड़? आप भी जा रहे हैं ना, अभी गए थे पुष्कर सिंह धामी जी पौड़ी में, 400 लोग नहीं थे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। वो क्या है, आशाएं, आंगनवाड़ी, उन्हीं का हरासमेंट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को बुला के इकट्ठा करके भीड़ करते हैं ना, वही लोग बाद में कंप्लेन करें। सुना होगा आपने, देखा होगा, बहुत जगह हुआ, ये पहली जगह थोड़ा हो रहा है। देखिए, जबरदस्ती लोगों को बुलाना है, क्योंकि एनआरएलएम से लोग जुड़े हुए हैं, आशा आंगनवाड़ी से लोग जुड़े हुए हैं, आपने भीड़ बुलवा दी, लोगों को मजबूर आप जरूर कर रहे हो। आपने पूरे अधिकारी लगा दिए। आपने देखा है, मैंने देखा है एक हमारे जिलाधिकारी को जो मुख्यमंत्री की रैली में रस्सी पकड़ा हुआ था, देखा है आपने? इससे पहले मैंने देखा है, ठीक है। आपने कभी किसी ब्यूरोक्रेट की डीपी देख लेना, एक आध ब्यूरोक्रेट को मैंने देखा, वो अपने डीपी में मुख्यमंत्री का फोटो अपने साथ लगाते थे। कोई कुछ सवाल है उनसे आज कि प्रशासनिक सेवा में वो मुख्यमंत्री का फोटो लगा रहे हैं? अगर आपको पता है कि फाइट फेयर नहीं है और भाजपा ये सब कर रही है और भाजपा बहुत मजबूत है देखे तो 27 का जो चुनाव है वो कैसे लड़ने वाली है कांग्रेस? भाजपा मजबूत नहीं है, भाजपा झूठी है, ठीक है। और आज उनका झूठ का जो तिलिस्म था ना, वो टूट रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि ये हमारे बारे में तो बात ही नहीं कर रही है, ये हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये ब्राह्मण ठाकुर कर रही है, कम्युनिटीज़ को लड़ाना चाह रही है। लेकिन अगर उन्हीं को पूछें कि इन लोगों के लिए आपने काम किया, तो स्पेशल कुछ करा है क्या? ऐसे कोई स्कीम आपने देखी जो हिंदुओं के बच्चों के लिए अलग से आएगी, इनकी फीस कम पड़ेगी, इनके एग्जामिनेशन फीस कम होगी, इनको ये सुविधाएं अलग से हैं, ऐसा कुछ है? लड़वा रही है ना, सिर्फ लड़वाने का काम भाजपा कर रही है। लेकिन आज लोगों को मुद्दे समझ में आते हैं। आज लोगों को समझ आ रहा है मेरा बच्चा बेरोजगार है, उसको समझ में आ रहा है महंगाई है, उसको समझ में आ रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसको समझ में आ रहा है कि अगर ये हालात अगर इस प्रदेश के और देश के रह गए, तो ये तो भाजपा ऐसी पार्टी है जो अपने हित के लिए पूरे देश को बेच के चली जाएगी। आज प्रदेश की हालत देख लीजिए। तो आज लोगों को समझ आ रहा है। मैं तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, रोज लोगों के बीच में हूँ, रोज डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ, लोगों के बीच में जा रही हूँ। आजकल हमारा एक छात्रों का गूंज प्रोग्राम चल रहा है, उसमें स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर रही हूँ। और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहे जा रही हूँ कि जिस दिन मैं पहले दिन स्टूडेंट के बीच में जा रही थी, मैं हेजिटेट कर रही थी। मुझे लग रहा था कि हमको सुनेंगे भी, लेकिन सुन भी रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चेंज हुआ है। नहीं तो आप एक हम लोगों को एक दिमाग में ये बात थी कि यार युवा हमारे साथ नहीं है। लेकिन आज मैं पिछले 7 दिन में कम से कम 300-350 बच्चों को मिली होंगे जिनको मैंने इंटरेक्ट किया, और मैंने तब समझा कि नहीं, हम लोग गलत थे। हम लोगों को जेन जी को अप्रोच करना चाहिए था। लोग चेंज चाहते हैं और हम उस चेंज को अपनी तरफ ला सकते हैं। रीज़न कि हमको सिर्फ उनसे इंटरेक्शन करना है, हम उनसे बात करनी, उनको सुनना है। आज लोगों के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे कि उनको सुने कौन, उनके अधिकार की लड़ाई कौन लड़े। और उनको पता है कि भाजपा कभी नहीं लड़ सकती, वो कांग्रेस कर सकती है। और आखिरी सवाल, आपकी धर्मपुर की दावेदारी कितनी प्रबल रहेगी यहाँ पे? मैं चुनाव लड़ूंगी। मैं बोल रही हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगी। टिकट कन्फर्म पार्टी डिसाइड करेगी। देखिए, मेरे को पूरा विश्वास है। देखिए, 2 चीज़ें, मैं 2012 पहले चुनाव लड़ी यूथ कांग्रेस से, और आज 26 हो गया। मुझे मेरी पार्टी पे पूरा विश्वास है कि एक महिला जो लगातार पार्टी के लिए संघर्ष कर रही है, वो 6 महीने पहले फील्ड में आके चुनाव की तैयारी नहीं कर रही है, वो 24 घंटे पार्टी के लिए संघर्ष कर रही है, जो दिन रात पार्टी के लिए लड़ रही है, मुद्दों पे लड़ रही है, लोगों की आवाज़ उठा रही है, और वो महिला है और वो संघर्षशील महिला है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इग्नोर करेगा। मुझे मेरी पार्टी लीडरशिप पे पूरा विश्वास है कि इस बार वो ज्योति रौतेला को धर्मपुर से चुनाव लड़ने का मौका देंगे और मैं चुनाव लड़ूंगी। फिर जो और लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से यहाँ पे धर्मपुर में यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बात तो ये भी आ रही है कि हरक सिंह जी भी यहाँ से चुनाव लड़ने की जो है उनका भी नाम आ सकता है, तो इसमें आपका नंबर कैसे आएगा? देखिए, मैं नंबरिंग में नहीं पढ़ती। मैं ये जानती हूँ कि पार्टी जो डिसीजन देगी बहुत सोच समझ के देगी, और उसमें मुझे ये लगता है कि पार्टी ऐसा नहीं करेगी कि ज्योति रौतेला को इग्नोर करें। मेरे काम को, मेरे संघर्ष को, मेरी मेहनत को, लगातार मैंने पार्टी के लिए काम करा है, लगातार मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ, लोगों के लिए संघर्ष कर रही हूँ, आवाज़ उठा रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी कहीं से मुझे इग्नोर करेगी। पार्टी बड़े लीडर है। मतलब मान लिया जाए कि धर्मपुर से इस बार ज्योति रौतेला लड़ाई, मेरा विश्वास तो यही है। विनोद चंबोली वर्सेस भाजपा वर्सेस ज्योति रौतेला, ये आप अपनी तरफ से बोल सकते हो, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि मेरा विश्वास है कि पार्टी मुझे इग्नोर नहीं करेगी। दोस्तों, धर्मपुर सीट एक अभी से मान लिया जाए कि हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस से ही दावेदार बहुत सारे हैं, और विनोद चंबोली जी
जो है वो एक अभेद किले की तरह बहुत बड़ी दीवार लगा के जो है वहाँ पे खड़े हैं। क्या इस बार विनोद चौगुले जी का जो है किला टूटेगा और क्या होने वाला है, किसको टिकट मिलेगा कांग्रेस से, वो तो आने वाले समय में चलेगा। तो हम आपको ये सब खबर दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाले नेटवर्क। धन्यवाद।